Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. फिनोलॉजी 30 वर्सेस म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपके पैसों के लिए कौन है बेहतर। दिस इज प्रांजल कामरा, यू आर वॉचिंग फिनोलॉजी द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। सबसे पहले आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। देखो म्यूचुअल फंड्स पे ना, क्योंकि देश भर के लोग 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना भी निवेश कर रहे हैं, तो उसमें सेफ गार्ड्स बहुत ज्यादा हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा मास स्केल प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन कई बार रिस्ट्रिक्टिव फील हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि म्यूचुअल फंड पे रेगुलेशन है कि ओवर अ सर्टेन लिमिट वो कैश नहीं रख सकते। यानी अगर फंड मैनेजर के पास कोई अच्छे आइडियाज नहीं है तो भी उसे वो पैसा डिप्लॉय करना पड़ेगा, उस पैसों से शेयर्स लेने पड़ेंगे। इससे कई बार ऐसा हो सकता है कि सब ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं जिससे रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो। बहुत एथिकल एएमसीज में हमने ये देखा है कि वो कभी कभी खास करके स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी पॉज कर देते हैं ताकि और फंड्स ना आए, लेकिन ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स इस लालच को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और वो कंटिन्यूअसली फंड्स एक्सेप्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनकी फीस इस बात पे बन रही है कि आप कितना ज्यादा पैसा इस फंड में डाल रहे हो। तो म्यूचुअल फंड्स कई बार कुछ एएमसीज एसेट गैदरर्स वाला काम करती हैं कि बस पैसा आने दो, इसका 1% हमको मिलने दो। वो एसेट मैनेजर्स वाला कभी कभी कुछ फंड हाउसेस ये काम करना भूल जाते हैं। एट फिनोलॉजी 30 ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ फिक्स्ड फी प्रोडक्ट। यानी अगर मार्केट बहुत महंगा है तो हम आपको ये कह सकते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी लिक्विडिटी रखो, या थोड़ा अभी पैसा अपने पास और कैश में रखो, थोड़े स्टॉक्स जो महंगे हैं उनसे निकल जाओ। हम कुछ स्टॉक्स को आपको सेल करने बोल सकते हैं, बिकॉज आर मनी, आर अर्निंग्स आर नॉट अलाइंड कि आप ज्यादा से ज्यादा बस इन्वेस्ट करते रहो और उसका कुछ परसेंट हमको मिलता रहे। आपने हमको एक फ्लैट फी दे दी है, एंड देन आपका हमारा एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है कि वी एक्ट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, बिकॉज हमारे इंसेंटिव आपको ज्यादा इन्वेस्ट करवाने में, कराते चले जाने में नहीं है। तो ये एक इंसेंटिव्स का डिफरेंस है। इसी का एक्सटेंशन एक और प्रॉब्लम आता है, मार्केट टाइमिंग का सेकेंड डिफरेंस। देखो एक रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पे कैसा बिहेव करता है, जब कोविड जैसा क्रैश आता है तो मार्केट अपने बॉटम में होता है, और वो इसलिए होता है कि हम निकल रहे होते हैं, पब्लिक तब पैनिक में सेल कर रही होती है। यानी ऑन एन एवरेज बिहेवियर ये रहता है कुल मिला के कि पब्लिक सस्ते मार्केट में चीजें बेचती है और महंगे मार्केट में खरीदती है। यही हरकत हम म्यूचुअल फंड्स के साथ भी करते हैं। मार्केट क्रैश हो रहा है, म्यूचुअल फंड से निकलो, सब खत्म हो जाएगा। मार्केट ऑल टाइम हाई है, सोना चांदी बहुत अच्छा कर रहा है, टॉप पे खरीदो। इसका असर म्यूचुअल फंड पे क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक लिमिट के आगे फंड मैनेजर कैश पे नहीं रह सकता। तो अगर आप उसको खूब सारे पैसे मार्केट के टॉप पे दे रहे हो तो वो फोर्स हो रहा है फंड मैनेजर महंगे दामों में, मार्केट के एट एन ऑल टाइम हाई पे ज्यादा शेयर्स खरीदने को। चलो यहां तक भी बात ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट बढ़ता ही है। लेकिन अगर मार्केट गिरे और रिटेल इन्वेस्टर्स रिडीम करने लग जाएं, बेचने लग जाएं, तो म्यूचुअल फंड आपको आपके पैसे लौटाएगा कैसे? शेयर्स बेच के। थोड़ा बहुत उनके पास कैश होता है, लेकिन उसके बाद कैसे? शेयर्स को बेच के। तो गिरते मार्केट में या गिरे हुए मार्केट में फंड मैनेजर एक आम रिटेल या भीड़ के बिहेवियर के कारण फोर्स हो जाता है सस्ते दामों में, जब उसे और खरीदना चाहिए, जब वो ललचा रहा होता है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, मुझे और पैसे दो, तब हम उसे पैसे नहीं देते और हमारे रिटर्न्स ना सफर करते हैं। बट विद अ प्रोडक्ट लाइक फिनोलॉजी 30, जहां हम आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, हर महीने 2 या 3 स्टॉक्स, साल भर में 30 स्टॉक्स का एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास 30 स्टॉक्स की वैरायटी रहे, डाइवर्सिफिकेशन रहे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहे। अगर मान लेते हैं 100 लोगों को हमने फिनोलॉजी 30 में स्टॉक्स बताए और उसमें से 90 लोगों ने नहीं खरीदे, तो उससे आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है या ना के बराबर आ रहा है। उनके खरीदने से जो थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ती, अगर उससे कुछ होता, तो थिंक अबाउट इट। मार्केट पैनिक से फिनोलॉजी 30 जैसे प्रोडक्ट में आप उतना अफेक्ट नहीं होते, आपकी एनएवी अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि आप बाकी लोगों को जो सेम रिसर्च और रिकमेंडेशन गया है
वो सिर्फ सिमिलर इन रिकमेंडेशन है, बट यू आर इंडिपेंडेंट इन एग्जीक्यूशन। म्यूचुअल फंड में रिकमेंडेशन और एग्जीक्यूशन दोनों में आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन विद अ प्रोडक्ट लाइक फिनोलॉजी 30 एग्जीक्यूशन इज एट योर लेवल। तो दूसरों लोगों के एक्शन से आप पे असर नेग्लिजिबल पड़ता है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ तारीफ करने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है। देखो, मेरा प्रोडक्ट है तो जेन्युइनली बहुत प्यार से बनाया है, तो आई फील प्राउड अबाउट इट। लेकिन आई विल बी ट्रांसपेरेंट एंड अपफ्रंट अबाउट ये प्रोडक्ट किसको नहीं लेना चाहिए और इसके क्या क्या नुकसान हैं। आई वॉन्ट टू बी इन दिस मार्केट फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वॉट आई डू, I love it and I want to continue doing it, and that will only happen when I'm honest and transparent. तो it's in my best business interest कि मैं आपके साथ honest रहूं। इसीलिए ये प्रोडक्ट किसके लिए नहीं है, कब आपको नहीं लेना है, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं पहले म्यूचुअल फंड्स के नेगेटिव्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इन्हें इतना डिस्कस नहीं किया जाता, मैं भी नहीं करता। अगर मैंने म्यूचुअल फंड पे 30-40 वीडियो बनाए होंगे तो उनमें 90% में मैंने सिर्फ तारीफ की है। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं आपको अदर साइड भी दिखा सकूं। तो पहला एडवांटेज कि कैश में ना बैठ पाने जैसे रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन इस प्रोडक्ट पे नहीं लगते हैं। दूसरे इन्वेस्टर्स का बिहेवियर आपके बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करता है। तीसरा, आप ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस रिटेन करते हो कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। और एक चौथा बेनिफिट भी है, वो है कि ना सिर्फ आपको रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं, बल्कि उसके साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी मिल रही है हर स्टॉक की, यानी आपको रीजनिंग भी मिल रही है। इसके साथ ही जब आप बार बार हर महीने 2-3 स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने की रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो आप एजुकेट भी हो रहे हो। यानी एजुकेशन टू एन एक्सटेंट इज ऑल्सो बिल्ट इन टू दिस प्रोडक्ट, क्योंकि आपको रैशनली भी मिल रहा है, आप सिर्फ ब्लाइंड फेथ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। लास्टली, आपके पास चॉइस ज्यादा है। जैसे एक एवरेज म्यूचुअल फंड में 40, 50, 60 स्टॉक्स होते हैं, फिनोलॉजी 30 में मिनिमम 30 स्टॉक्स होंगे। उसमें अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, आप उस बाय योर प्रोफेशन, जॉब या आपकी फैमिली बैकग्राउंड के कारण आप उस कंपनी के बारे में कुछ ऐसा जानते हो जिसके कारण आप कंफर्टेबल नहीं हो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में, आपको मार्केट से ज्यादा पता है, आपको उस कंपनी या उस सेक्टर की रिसर्च आपके घर में या आपके अनुभव में अच्छी है, तो म्यूचुअल फंड में आप ये अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपके पास वो स्कीम है, तो वो स्कीम जिसमें भी इन्वेस्ट करेगी आपको भी करना है। यू कैन नॉट पिक एंड चूज कि इस फंड में ये स्टॉक्स है, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एट फिनोलॉजी 30 हमारा जॉब रहेगा टू रिकमेंड, बट एग्जीक्यूशन बिकॉज आपके एंड में है, तो आप चाहें तो कोई रिकमेंडेशन स्किप कर सकते हैं, किसी का वेटेज आप, अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो बढ़ा सकते हैं। तो फॉर इन्वेस्टर्स हु एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कंबाइंड विथ थोड़ी लर्निंग उसके साथ अटैच हो, then I think something like Finology 30 is a great offering. Personally, at Finology, in the long run, we see Finology 30 as an alternate offering for investors looking for a value oriented focused flexi cap fund. एक ऐसा ऑल्टरनेट जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, रिस्ट्रिक्शंस कम है और हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल के कारण होने वाला नुकसान भी हम कंट्रोल या मिनिमाइज कर सकेंगे। और अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं कॉस्ट फैक्टर, कि आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो वर्सेस फिनोलॉजी 30 के थ्रू इन्वेस्ट करो, तो कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा और म्यूचुअल फंड कब और कहां बेटर है। देखो, फिनोलॉजी 30 का फर्स्ट ईयर प्राइस है 12,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल्स पे 5,000 ऑफ होता है, यानी वो है 7,000 रुपए के आसपास। और अब मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताता हूं। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि विथ योर पोर्टफोलियो स्केलिंग, मान लो आप हर साल 4-4 लाख रुपए डाल सकते हो, तो आपके 5 साल में 20 लाख रुपए हो जाएंगे, और जो ग्रोथ आएगी वो अलग, मान लेते हैं वो 20 लाख आपके 30 लाख हो जाएंगे एज एन एग्जाम्पल। तो फिनोलॉजी 30 में आप फिर भी 12,000 रुपए दोगे, फिर अगले साल 7, 7, 7, 7, तो 4 साल आपने 7-7 हजार रुपए दिए, ये 28,000 रुपए हुए। पहले साल आपने 12,000 रुपए दिए, तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आई वो 40,000 आई 5 सालों में। म्यूचुअल फंड में अगर आपने पहले साल 5 लाख रुपए डाले, मैं एक एवरेज 1% का एक्सपेंस रेशियो ले रहा हूं, तो पहले साल आपने 5,000 रुपए की फीस दी, अगले साल आपने 5 लाख और डाले, तो आपने अगले साल 10,000 रुपए की फीस दी, क्योंकि टोटल एयूएम पे अगले साल चार्ज होगा, तो अब तक आपने 15,000 रुपए दे दिए। तीसरे साल
आपने फिर से 5 लाख रुपए डाले, अब आपका टोटल कॉर्पस 15 लाख रुपए का हो गया। आपने 15,000 रुपए फीस और दी, अब तक आपने 30,000 रुपए फीस दे दी। ईयर 4 में आपने 5 लाख और डाले, आपके अब इन्वेस्टमेंट 20 लाख हो गया, आपने 20,000 रुपए फीस और दी, यानी अब तक आप 50,000 रुपए की फीस दे चुके हो। कंसिडरिंग इतने सालों में मार्केट कुछ बढ़ा भी होगा और यहां भी आपका कॉर्पस 30 लाख हो गया, तो आप 20,000 नहीं, आप 30,000 की फीस दोगे एंड द फीस विल बी 60,000। तो एट अ स्मॉल कॉर्पस, जब पैसा आप बहुत कम लगा रहे हो, हर महीने 2, 4, 5 हजार रुपए, साल के 1 लाख 2 लाख रुपए, F30 में मत जाइएगा, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका कॉर्पस 5-6 लाख रुपए से ऊपर का हो जाता है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, तो फिनोलॉजी 30 कॉम्पिटिटिव होना शुरू हो जाता है। 12 लाख रुपए के जब ऊपर आप जाते हो तो फिनोलॉजी 30 मोस्ट म्यूचुअल फंड से चीपर हो जाता है। और जब आप उसके ऊपर जाते हो तो म्यूचुअल फंड की फीस कंटिन्यूसली स्केल कर रही है। F30 में आप अगर करोड़ों भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिन्यूअल्स पे आप 7,000 रुपीज ही पे कर रहे हैं। तो एट स्केल, जब आपका पोर्टफोलियो स्केल कर रहा है, तो फिनोलॉजी 30 इज अ चीपर ऑप्शन। जब आप जस्ट शुरू कर रहे हो कुछ हजार रुपयों से, म्यूचुअल फंड्स आर अ बेटर ऑप्शन। अब लास्टली बात आती है रिटर्न्स की, कि मुझे रिटर्न्स किस में ज्यादा मिलेंगे। देखिए, यहां मेरा मुंह थोड़ा बंद रहेगा, क्योंकि रेगुलेशंस बिल्कुल ये अलाउ नहीं करती और बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसको लेके, कि मैं किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस ना जगाऊं। तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे मैं कहना नहीं चाहूंगा। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट आता है जिससे म्यूचुअल फंड्स भी एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेक्टेशन देती है इन एन इनडायरेक्ट वे, वो है बाय शोइंग पास्ट परफॉर्मेंस थ्रू फैक्ट शीट्स। अनफॉर्चुनेटली रिसर्च एनालिस्ट्स को अपना पास्ट परफॉर्मेंस जनरल पब्लिक को दिखाना, ये माना जाता था कि आप पास्ट रिटर्न्स को एडवर्टाइज करके इन्वेस्टर्स को लालच दे के नए लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हो, इसलिए इस पे रिस्ट्रिक्शन था, पास्ट परफॉर्मेंस दिखाना अलाउड ही नहीं था। अब बहुत इस पे इंडस्ट्री डिस्कशंस हुए, सेबी से मीटिंग्स हुई, तो अभी एक पायलट चल रहा है जहां एक परफॉर्मेंस रिव्यू और इवैल्यूएट करने वाली एजेंसी बनाई जा रही है। ये पायलट स्टेज पे ऑलरेडी है, उम्मीद है कुछ महीनों में ये सबके लिए ओपन होगी। एज सून एज वो एजेंसी रोल आउट हो जाती है, we can get our performance certified by those agencies, और जब कोई existing client हमसे वो request करे तो we can share a certified copy of our performance with them. Honestly, we can't wait कि वो आए, we would love to show our performance। इसलिए नहीं कि अच्छा हो या बुरा हो, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, I would love to show it because transparency, factfulness होनी चाहिए, इससे इन्वेस्टर्स को मदद मिलती है एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। इसके अलावा बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, हम 5 साल से ज्यादा होराइजन के से स्टॉक्स पिक करते हैं, तो अगर आपको चाहिए कि जल्दी रिटर्न आ जाए, साल भर में हम कुछ करिश्मा कर दें, तो ये होने वाला नहीं है। फिनोलॉजी 30 विल नॉट बी अ गुड फिट, इनफैक्ट ऑपोजिट होगा मोस्ट केसेस में, बिकॉज फिनोलॉजी 30 इज फोकस्ड ऑन वैल्यू बेट्स, कॉन्ट्रेरियन बेट्स, ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट फेवर में नहीं है, उन कंपनियों में कोई प्रॉब्लम है या मार्केट उनको खराब समझता है, ऐसा नहीं है। वी आर फोकस्ड ऑन क्वालिटी बट मे बी निग्लेक्टेड है या वो सेक्टर पे अभी ध्यान नहीं है, बिकॉज वी फोकस ऑन सच कंपनीज। उसके कारण होता क्या है कि हमारे पिक किए हुए स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में तो चलते ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में वो लहर बदले, वो स्टॉक्स फिर से फोकस में आए, इनमें टाइम लगता है। बट वी बिलीव इन आवर अप्रोच, वी डीपली बिलीव इन इट एंड वी वुडंट वांट टू चेंज इट। एंड इसलिए ये जरूरी है कि लॉन्ग टर्म होराइजन वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही दिस प्रोडक्ट इज अ गुड ऑफरिंग, अदरवाइज यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज हमारा स्टाइल आपको सूट नहीं करेगा। वंस परफॉर्मेंस वैलिडेशन फ्रेमवर्क इज लाइव और हम वेरीफाइड परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट्स शेयर कर सकें, वी वुड लव टू डू इट। वी कांट वेट फॉर दैट मैकेनिज्म टू गो लाइव फॉर एवरीवन। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं, मैं क्लियर कुछ ना कर पाया हूं, तो प्लीज कमेंट करिएगा। मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट ये सिर्फ एक स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट ना हो, बल्कि साथ मिलकर वेल्थ क्रिएशन की एक जर्नी हो,
उसके लिए वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड अनदर इनिशिएटिव, जहां हम फिनोलॉजी 30 मेंबर्स के साथ एक क्वार्टरली मीटिंग्स कर रहे हैं, क्वार्टरली इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, ताकि कंटिन्यूसली द प्रोडक्ट कैन ऑल्सो इम्प्रूव। मेरी टीम का कमिटमेंट और फोकस इस प्रोडक्ट पे है। वी वॉन्ट इट to be the number one product in India in its category, and we leave no stone unturned कि ये सच में हो सके, लेकिन in an ethical, sustainable and with a vision for the very long term. We can't wait for you to join us in this journey. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि हम कैसे सोचते हैं, क्या फ्रेमवर्क है, वो मैं सब आपको बता सकूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप साल के 10-20 हज़ार रुपए, महीने की 1000, 2000 या 5000 की एसआईपी भी करने वाले, मैं कह रहा हूँ महीने के 10,000 भी आप इन्वेस्ट करने वाले, तो F30 इज नॉट अ गुड चॉइस। हम कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। प्लीज गो विद अ म्यूचुअल फंड। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।